Okay, good morning, students. Today we'll be studying about the microbiological quality control. ठीक है, VDT 301 Unit 3. All right. So basically, as we have already discussed a few things in our previous lecture, let us have a quick review of those things and then we will move forward. तो पहले जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था इंडिकेटर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, व्हाट आर देयर सिग्निफिकेंस, व्हाट डज दे इंडिकेट और सिग्निफाइज। तो इंडिकेटर ऑर्गेनिजम्स कोई भी ऐसे बैक्टीरिया हो सकते हैं, ठीक है, या फिर यू कैन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो कि आपके फूड में प्रेजेंट हैं अगर, तो इंडिकेट करेंगे या आपको दिखा सकते हैं या बता सकते हैं कि आपके फूड की क्वालिटी कैसी है। क्या वो फूड सेफ है कंजम्पशन के लिए, क्या वो हाइजीनिक कंडीशंस में प्रोसेस और पैक किया गया है, क्या वो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें तो प्रेजेंट नहीं है। सो दीज आर द ऑर्गेनिजम्स और द बैक्टीरिया दैट आर यूज्ड as the sign of quality or the hygienic status in a food, water और environment. ठीक है, ये इंडिकेटर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये आपके ये बताते हैं कि आपका फूड किन प्रोसेस में, किस फूड इंडस्ट्री में प्रोसेस हुआ है, उस फूड इंडस्ट्री में कितने जीएमपी जो हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस प्रैक्टिसेस जो हैं वो फॉलो की गई हैं या नहीं की गई हैं, प्रॉपर सैनिटाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है, आपके फूड की प्रोसेसिंग कैसी कंडीशंस में की गई है, हाइजीनिक कंडीशंस में की गई है या नहीं की गई है। सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर बेसिकली दोज ऑर्गेनिज्म which the presence of whose is itself indicative of the existence of certain conditions. So if they are present, that means they indicate something to you. If they are present in a number beyond control, that means they indicate something. Maybe they can say that the food is not safe for consumption, or it can indicate that the food is not acceptable in the terms of organoleptic characteristics and other stuff. ठीक है, so this is the significance. अब जब हम बात करते हैं types of माइक्रोबियल इंडिकेटर्स की, तो इसमें दो कैटेगरीज ब्रॉडली आती हैं। कौन सी कैटेगरीज आती हैं? सेफ्टी इंडिकेटर्स और क्वालिटी इंडिकेटर्स। सेफ्टी इंडिकेटर्स का मतलब हुआ वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि ये बताएं, ये इंडिकेट करें कि आपका जो फूड है वो कंजम्पशन के लिए सेफ है या नहीं, उसमें कोई माइक्रोबियल हैजार्ड तो नहीं है, क्या ऐसा तो नहीं है कि उसे कंज्यूम करने के बाद आपको फूड इंटॉक्सिकेशन हो जाएगा या फूड बॉर्न इलनेस हो जाएगी, किसी तरीके की कोई डिसीज कॉज हो जाएगी। ठीक है, तो सेफ्टी इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो सजेस्ट करते हैं that you have a certain microbial hazard and it may cause a exposure or a risk to certain illness. नेक्स्ट कैटेगरी जो आपकी आती है वो होती है क्वालिटी इंडिकेटर्स। क्वालिटी इंडिकेटर्स बेसिकली दे डू नॉट सजेस्ट द सेफ्टी एस्पेक्ट ऑफ द फूड। ये क्या सजेस्ट करते हैं? दैट द फूड इज एक्सेप्टेबल और नॉट इन द टर्म्स ऑफ मे बी शेल्फ लाइफ कितनी है फूड की, उसमें से ओडोर कैसी आ रही है, स्मेल कैसी आ रही है, देखने में कैसा है, चखने में कैसा है, what is the organoleptic characteristics of the food, what is the spoilage percent of the food. So they basically indicate the quality and the product acceptability. So आपके जो indicators हो गए वो दो तरीके के हो गए, safety indicators और quality indicators। ठीक है, अब जो पहला हमने पढ़ा था टोटल प्लेट काउंट इज अ क्वालिटी इंडिकेटर। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा वाइडली यूज्ड किए जाने वाला इंडिकेटर टेस्ट है। मैं इसको आपको थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ सो दैट यू कैन हैव इट इन योर रिकॉर्ड्स। ठीक है,
टोटल प्लेट काउंट और एरोबिक प्लेट काउंट जो है वो सेफ्टी इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? बिकॉज टोटल प्लेट काउंट में क्या हो रहा है, you are counting or enumerating the total number of microbes that are present in your food. जो जितने टोटल नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके फूड में प्रेजेंट हैं, आप उन सबको काउंट कर रहे हो। आप उसमें पैथोजेनिक है या नहीं है, उसमें टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन्स प्रेजेंट है या नहीं है, ये टीपीसी इसको कोरिलेट नहीं करता। So the microorganisms that are counted, the total number of microorganisms that you are counting in TPC may be containing the pathogenic or the non-pathogenic bacteria. It may contain the bacteria which produce toxins and it may contain the bacteria which do not produce toxin. So जो आपका TPC होता है और aerobic plate count होता है, it is a quality indicator and it is not a safety indicator. Understood? अब quality indicator भी जरूरी नहीं है कि हर कंटेक्स्ट में टीपीसी आपको क्वालिटी इंडिकेट करे। कुछ नेचुरली फूड ऐसे होते हैं जिनमें माइक्रोब्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, नंबर ऑफ माइक्रोब्स उसमें नेचुरली होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके वेजिटेबल स्प्राउट्स हो गए, वेजिटेबल स्प्राउट्स में 10⁸ to 10⁹ CFU per gram. This is the natural range of microbes which are present. Similarly, dahi ho gaya, yogurt, curd, they all contain n number of lactobacillus bacteria or the bacteria which are responsible for the lactic acid fermentation. So they already have so many microorganisms, and in those contexts, the food which naturally contain high number of microorganisms are not appropriate for the conduction of TPC. Yes, तो टीपीसी भी आपको देख कर करना है कि किस कंटेक्स्ट में आपको टीपीसी करना है। ओके, टीपीसी क्या इंडिकेट करता है? टोटल प्लेट काउंट, कि आपके जो फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जहाँ पे फूड का प्रोडक्शन हो रहा है, वहां सैनिटाइजेशन प्रॉपर है या नहीं है, और जीएमपी प्रॉपरली फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं। राइट? अब इसको कैसे डिटेक्ट किया जाता है या फिर इन्यूमरेशन कैसे किया जाता है? इन्यूमरेशन क्या होता है? इन्यूमरेट, नंबर कैलकुलेट करना, कितना नंबर है। डिटेक्शन मींस प्रेजेंस देखना। ठीक है, तो जो इन्यूमरेशन या प्रेजेंस होता है, उसके लिए जो आईएसओ का स्टैंडर्ड है एरोबिक इंक्यूबेशन का, वो होता है प्लेट काउंट अगार पर। प्लेट काउंट अगार एक तरीके का न्यूट्रिएंट मीडिया है जो टीपीसी के लिए इस्तेमाल होता है। प्लेट काउंट अगार में आपको इंक्यूबेशन करना होता है। इंक्यूबेशन मतलब आपने पेट्री प्लेट लिया, आपने अगार डाला, उसमें न्यूट्रिएंट अगार या ग्रोथ मीडियम उसमें पोर करते हैं। आफ्टर दैट मे बी you incubate or inoculate your sample of food, and then you check or you keep for some time. You keep that sample, that plate for some time. That is known as incubation at a particular temperature for a particular time period. तो इसमें आप कौन सा अगार, कौन सा न्यूट्रिएंट मीडियम यूज करोगे? When you are counting the TPC, प्लेट काउंट अगार। कितने टेम्परेचर पर इंक्यूबेशन करोगे? 30 डिग्री सेल्सियस। कितने आवर्स के लिए इंक्यूबेट करोगे? 72 आवर्स। सो दिस इज द आईएसओ स्टैंडर्ड। सिमिलरली जो एफडीए का बीएएम है, बैम है, बैक्टीरियोलॉजिकल एनालिटिकल मैनुअल जो है, वो रिकमेंड करती है नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए जो स्टैंडर्ड है उसके अनुसार, दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस फॉर 48 आवर्स। इन दैट स्पेसिफिकली जो डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए है आपका इंक्यूबेशन स्टैंडर्ड, दैट इज 32 डिग्री सेल्सियस फॉर 48 आवर्स। द मेथड विच इज यूज्ड हियर इज अ पोर प्लेट मेथड। ठीक है,
So this is the standard for enumeration or counting of the TPC. What is the standard for TPC of dairy products? This is very important. 32 degrees Celsius for 48 hours. And the nutrient medium which is used, growth medium is used is plate count agar. Okay. So now is the coliforms. What are coliforms? These are the gram negative, oxidase negative, aerobic or facultative anaerobic non-spore forming rods. Okay. इनकी जो characteristics होती हैं, दो important characteristics. First is they are able to ferment the lactose, and the second is they are able to grow in the presence of bile salts. ठीक है. अब जो कॉलीफॉर्म्स में फिट होते हैं जेनेरा, वो आते हैं सिट्रोबैक्टर, एंटेरोबैक्टर, एस्चेरेशिया एंड क्लेब्जेला. ये सब आपके कॉलीफॉर्म्स में आते हैं. पॉजिटिव अगर आपका कॉलीफॉर्म टेस्ट आ रहा है, वो ये नहीं दिखाता कि इसमें फीकल कंटेमिनेशन है, क्योंकि अगर फीकल कंटेमिनेशन आपको चेक करना है तो आपकी जो इंक्यूबेशन का टेम्परेचर होता है उसे हम बढ़ा देते हैं. कितना टेम्परेचर कर देते हैं? 44 to 45 डिग्री सेल्सियस. क्यों बढ़ाते हैं? बिकॉज जो फीकल कॉलीफॉर्म होता है दैट इज एबल टू डू द फर्मेंटेशन एट सच एन हाई टेम्परेचर, whereas जो नॉर्मल आपके कॉलीफॉर्म्स होते हैं, अदर कॉलीफॉर्म्स होते हैं, they do not survive or they do not ferment lactose at such an high temperature. So if you are specifically testing for fecal contamination, fecal coliform, then you increase the temperature to 44 to 45 degree Celsius. Okay. Now how do you detect coliform? Coliform को detect करने के लिए जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने अभी आपको बताया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहली कैरेक्टरिस्टिक है दैट कॉलीफॉर्म्स आर एबल टू फर्मेंट लैक्टोज. These are the group of microorganisms which have the capability of fermenting lactose to lactic acid and gas production, and they have the resistance to bile salts. Bile salts के presence में ये grow कर सकते हैं. कॉलीफॉर्म और ई कोलाई जो होता है वो बहुत ज्यादा फूड इंडस्ट्री में अप्लाई होता है. क्या चेक करने के लिए? सैनिटाइजेशन, कि आपकी फूड प्रोसेसिंग यूनिट में किस क्वालिटी का सैनिटाइजेशन हो रहा है, प्रॉपर सैनिटेशन है या नहीं है. ओके. आपकी जो प्रोसेस है उसकी क्या इंटीग्रिटी है, प्रोसेस कंट्रोल कितना है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर HACCP वेरिफिकेशन. ओके. नाउ व्हिच ग्रोथ मीडिया इज यूटिलाइज्ड टू चेक द प्रेजेंस ऑफ कॉलीफॉर्म? VRBA और VRBL. व्हाट इज VRBA? Violet red bile lactose or violet red bile agar. Okay, these are the growth media which are used to count the colonies of coliform group. Okay, तो अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा TPC एंड कॉलीफॉर्म. नेक्स्ट जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्यूमरेशन पढ़ने जा रहे हैं वो है स्टेफाइलोकोकस ऑरिस. एस ऑरिस जो होता है उसका इन्यूमरेशन कैसे करते हैं, उसको कैसे ग्रो कराते हैं लेबोरेटरी कंडीशन में, और उसका क्या प्रिंसिपल होता है. ठीक है. इन्यूमरेशन का क्या मतलब हुआ? काउंटिंग द नंबर ऑफ वायबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके. अब जो एस ऑरिस होता है आपका, ये हीट ट्रीटमेंट में अच्छे खासे लेवल पे डिस्ट्रॉय हो जाता है. इट इज वर्नरेबल टू डिस्ट्रक्शन बाय हीट ट्रीटमेंट. ठीक है. और जो आपके सैनिटाइजर्स होते हैं, सैनिटाइजिंग एजेंट होते हैं, उससे भी ये डिस्ट्रॉय हो जाता है. तो अगर आपके फूड में एस ऑरियस पाया जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके फूड में प्रॉपर हैंडलिंग नहीं हुई है, आपके फूड प्रोसेसिंग यूनिट में सैनिटाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ है,
और आपके फूड को प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट या प्रॉपर प्रोसेसिंग नहीं मिली है, बिकॉज इट इज इजिली डिस्ट्रॉयड बाय द हीट ट्रीटमेंट। तो अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजिली डिस्ट्रॉय होने वाला है फिर भी आपके फूड में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि या तो आपके प्रोसेस में कोई खराबी है, सैनिटाइजेशन में खराबी है, आपकी फूड प्रोसेसिंग यूनिट की मशीनरी गंदी है, खराब है, सैनिटाइज नहीं है, प्रॉपरली क्लीन नहीं है, या फिर आपके फूड प्रोसेसिंग के जो प्रोसीजर्स हैं, जीएमपी हैं, वो प्रॉपरली फॉलोड नहीं किए जाते। Okay, now this bacterium or its toxin is generally an indication of poor sanitation. ठीक है, एस ऑरियस क्या होता है? It can cause severe food poisoning. इससे क्या होता है? Food poisoning होता है. The presence of a large number of S. aureus organism in food indicate poor handling or sanitation. ठीक, the isolated S. aureus must be shown to produce enterotoxin so as to cause the food poisoning. Now, what is the principle of enumeration of S. aureus? क्या principle है इसका? The medium which is utilized, जो growth medium आप S. aureus के लिए इस्तेमाल करते हो, उस growth medium में क्या होता है? Lithium chloride and telluride. लिथियम क्लोराइड और टेल्यूराइड प्रेजेंट होता है, जो कि एस ऑरियस के अलावा बाकी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देता है या फिर इनहिबिट करता है। और क्या प्रेजेंट होता है ग्रोथ मीडियम में? पायरुवेट होता है, ग्लाइसिन होता है। जो पायरुवेट और ग्लाइसिन होते हैं वो एस ऑरियस की ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं या बढ़ाते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। ठीक है, अब इसकी जो कॉलोनीज होती हैं उसकी क्या फीचर्स होते हैं एस ऑरियस की कॉलोनीज के? इसके कॉलोनीज के साथ में आउटर एरियाज में क्लियर जोन्स बनते हैं and within which you have rings as a result of lipolysis and proteolysis. Those rings are formed because this bacteria causes the lipolysis and proteolysis of the growth medium nutrients. Also, the telluride which is present in the growth medium, जो growth medium में telluride होता है उससे reduce करता है tellurium में। tellurium जो होता है उसकी वजह से आपकी एस ऑरियस की कॉलोनीज ब्लैक कलर की दिखती हैं। ओके, अब इसका जो कॉम्पोजिशन होता है बेयर्ड पार्कर मीडियम का, बेयर्ड पार्कर बीपी मीडियम जो है, बीपी अगार है आपका, जो एस ऑरियस के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? पेप्टोन फ्रॉम केसीन, मीट एक्सट्रैक्ट, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, सोडियम पायरुवेट, ग्लाइसिन, लिथियम क्लोराइड एंड अगर अगर। और क्या क्या डलता है? एग योक एंड टेल्यूराइड का इमल्शन। दिस इज, यू गेट दिस सेपरेटली आफ्टर। अब इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं? ठीक है, हाउ डू यू प्रिपेयर? इसमें से 58 ग्राम्स यू विल टेक द बीपी मीडियम और द बीपी अगार. To that you will add 0.95 liter of water. You cool it, or sorry, you autoclave it for 15 minutes at 121 degrees Celsius. After autoclaving, you bring it down to 45 to 50 degrees Celsius. At this temperature, आप उसको add करते हो अपने emulsion को. किसके emulsion को? एग योक और टेल्यूराइड के emulsion को. ऐड करने के बाद आप जब इसको पोर करते हो तो पोरिंग के टाइम पे इसका pH 6.8 होना चाहिए और टेम्परेचर आपका 27. जब आप इसकी प्लेट्स प्रिपेयर करते हो तो वो येलोइश ब्राउन कलर की प्लेट आती है. ओके, नाउ द कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉन्वेक्स कॉलोनीज, irregular shape, black and shiny with 1 to 5 millimeter in diameter. ठीक है, white edge surrounded by a clear zone 2 to 5 millimeter wide. opaque rings जो होती हैं इसमें within the clear zones वो 48 आवर्स के बाद ही बनती हैं. तो एस ऑरियस की कॉलोनीज कैसे बनती हैं? जनरली कॉन्वेक्स होती हैं,
शेप इरेगुलर हो सकता है बट ब्लैक एंड शाइनी होती है. डायमीटर होता है 1 to 5 millimeter and around these colonies you get the clear zone of about 2 to 5 millimeter wide. Within these clear zones you get the opaque rings because of proteolysis and lipolysis caused by S or S. Okay. Now बैसिलस स्पीशीज अगर ग्रो करेगी आपके बीपी मीडियम में तो वो कैसी दिखेगी, व्हाइट. और यीस्ट अगर ग्रो करेगा तो देन इट विल नॉट हैव क्लियर जोन्स. सो अगर आप इस इमेज में देखते हो तो ये जो ब्लैक डॉट्स आपको दिख रहे हैं दीज आर द कॉलोनीज ऑफ एस ऑरियस ऑन बीपी मीडियम. If this is all repetition of just what all we discussed in the last slide. अगर इसको आप grow कराते हैं S और S का blood agar plates पर, then you get the colonies of golden yellow color. Okay. And जो if you need to have the enrichment step, then you use the buffered peptone water. What do you use for the enrichment? Buffered peptone water. The next organism is the Bacillus cereus. Bacillus cereus जो है आपका, it is these are the rods, aerobic and spore forming gram positive bacteria. So these are the bacteria, gram positive bacteria, which form the spores. They are aerobic, okay, and they are responsible for the foodborne illness in which the patient experiences severe nausea, vomiting and diarrhea. जो फूड पॉइजनिंग बैसिलस सीरीज के कारण होती है वो बेसिकली इट occurs when the consumption of food has the 10 greater than 10 raised to the power 6 organism per gram. If your food contains more than 10 raised to the power 6 organisms of Bacillus cereus, then the person will get the food poisoning caused by Bacillus cereus. Okay. Now, the illness caused by Bacillus cereus may be of two types. In the first type, it is categorized by the abdominal pain and diarrhea. क्या symptoms होते हैं first type में? Abdominal pain होता है and diarrhea होता है. Now, you don't get the symptoms just right after having consuming the food. कब मिलते हैं आपको symptoms, कब develop होते हैं? It may develop, the symptoms may develop after an incubation period of 4 to 16 hours. What does this mean? That if a person consumes the food right now, it is not necessary that he will experience the abdominal pain and diarrhea just right after having the food. The symptoms may take a time of 4 to 16 hours to develop. 4 से 16 घंटे बाद उसमें सिम्टम्स नजर आ सकते हैं जो कि 12 से 24 घंटे तक रहते हैं सिम्टम्स. जो सेकंड टाइप की इलनेस होती है आपकी जो कि बैसिलस सीरियस की वजह से होती है, उसके सिम्टम्स होते हैं नोजिया एंड वॉमिटिंग. ओके, ये नोजिया और वॉमिटिंग होती है, इसमें डायरिया नहीं होता है. और ये कितने घंटों में हो सकता है? इट में अकर विद इन 1 to 5 hours ऑफ द कंजम्पशन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड. इस टाइप की इलनेस में डायरिया नहीं होता है. बैसिलस सीरियस के लिए जो मीडियम इस्तेमाल होता है वो होता है MYPA मीडियम. और इसकी कॉलोनीज कौन से कलर की फॉर्म होती है? पिंकिश कलर की कॉलोनीज. नाउ एन्यूमरेशन का इसका प्रिंसिपल क्या होता है? जो मीडियम ग्रोथ मीडियम जो हम इस्तेमाल करते हैं बैसिलस सीरियस के लिए, इसमें क्या होता है? पॉलीमिक्सिन. ठीक है, अब पॉलीमिक्सिन जो होता है वो बैसिलस सीरियस को कोई इफेक्ट नहीं करता. बैसिलस सीरियस कैन नेचुरली ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ पॉलीमिक्सिन. बट जो बाकी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है वो इनहिबिट हो जाती है. ठीक है. दूसरी बात क्या होती है? जो बैसिलस सीरीज होता है वो एक एंजाइम बनाता है लेसिथिनेज. ये लेसिथिनेज क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है या फिर तोड़ता है
एग योक में प्रेजेंट एक प्रोटीन होता है लेसिथिन। लेसिथिन को जब ब्रेक करता है लेसिथिनेस एंजाइम, तो एक प्रेसिपिटेट बनता है व्हाइट कलर का, जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बी सीरीज के कॉलोनीज के चारों तरफ देखा जा सकता है, और इसी की वजह से बी सीरीज की कॉलोनीज को आइडेंटिफाई करना आसान होता है। तो जो MYPA मीडियम है वो उसका क्या फुल फॉर्म है? मैनिटोल एग योक पॉलीमिक्सिन अगार। ठीक है, इस अगार का क्या कंपोजिशन है? पेप्टोन, मीट एक्सट्रैक्ट, मैनिटोल, सोडियम क्लोराइड, फिनोल रेड एंड अगार अगार। और क्या ऐड होता है इसमें? एग योक का इमल्शन ऐड होता है और बी सीरीज का सेलेक्टिव सप्लीमेंट। सेलेक्टिव सप्लीमेंट क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि ये सेलेक्टिवली बी सीरीज की ग्रोथ कराएगा, बाकी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनहिबिट करेगा, बी सीरीज को सेलेक्ट करेगा। कैसे सेलेक्ट करेगा? क्योंकि इस सेलेक्टिव सप्लीमेंट में क्या है? पॉलीमिक्सिन बी सल्फेट। कैसे प्रिपेयर करेंगे? 21.5 ग्राम लेंगे, डीमिनरलाइज्ड वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ऑटोक्लेव करेंगे, कूल करेंगे 45 to 50 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद उसमें 50 ml एगियो की इमल्शन ऐड करेंगे और 1 वायल, ये वायल्स के फॉर्म में आता है, 1 वायल इसका सेलेक्टिव सप्लीमेंट डालेंगे जिसमें कि पॉलीमिक्सिन बी है। ओके, जो टेक्निक इसमें इस्तेमाल होती है वो पोर प्लेटिंग होती है। अब इसकी कॉलोनीज कैसी फॉर्म होती हैं? जो मैंने अभी आपको बताया, पिंक या फिर पर्पल कलर की कॉलोनीज होंगी जिसके साथ में डेंस प्रेसिपिटेट होगा, सराउंडेड होंगी डेंस प्रेसिपिटेट से। ठीक है, colonies are surrounded by yellow or clear zones, are not B series. कंफर्मेटरी टेस्ट कौन से होते हैं बी सीरीज के? एनारोबिक डिग्रेडेशन ऑफ डी ग्लूकोज, डिग्रेडेशन ऑफ जेलेटिन, पॉजिटिव नाइट्रेट रिडक्शन। बी सीरीज की कॉलोनीज रफ ड्राई कॉलोनीज विद पिंक टू पर्पल बेस विच आर सराउंडेड बाय अ रिंग ऑफ डेंस प्रेसिपिटेट। ठीक है, इस इमेज में देखिए इस तरीके की आपकी कॉलोनीज डेवलप। नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें पढ़ना है वो है क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम एक एनारोबिक माइक्रोब है, एनारोबिक बैक्टीरिया है जो कि रॉड शेप का होता है और ये स्पोर्स को फॉर्म करता है। स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होता है। ये न्यूरोटॉक्सिसिटी करता है। ये एक तरीके का टॉक्सिन बनाता है, बोट्यूलिन टॉक्सिन, जो सीधे शरीर में जाके नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। It is a very dangerous microorganism which cause botulinum disease. Okay, under certain conditions, these organisms may grow in food and they produce toxins. Botulism, a severe form of food poisoning, results when toxin-containing food are ingested. अब इसके जो कैटेगरीज होती हैं, ये 7 डिफरेंट टाइप्स, एंटीजेनिक टाइप्स का होता है। A to G, A, B, C, D, E, F, G, 7 different types का होता है ये। Okay, I think we are running short of time. We have already covered for half an hour. We will continue the Clostridium botulinum, yeast and mold, E. coli and Salmonella in our next lecture. Okay.